आज के गोल्डन टिप्स में मैं कुछ अनकॉमन चीज़ को बताने जा रहा हूँ। नंबर 1, जितने भी साइकोटिक ग्रुप के मेडिसिन हैं सभी हाइड्रोजनाइड कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आते हैं। हाइड्रोजनाइड कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब जो व्यक्ति वर्षा के पानी में भीगने पर अफेक्टेड हो जाए या वर्षा का भींगा ठंडा सहन न कर सके, अथवा साथ ही साथ जो फल खाद्य पदार्थ पानी के अंदर पैदा होता है या जिस किसी भी खाद्य पदार्थ में पानी की मात्रा अधिक होती है, अगर वह खा ले और उसे सर्दी खांसी बुखार आ जाती हो, उसे ही हम हाइड्रोजनाइड कॉन्स्टिट्यूशन में रखते हैं। वैसे हाइड्रोजनाइड कॉन्स्टिट्यूशन में साइकोटिक मेडिसिन नेट्रम सल्फ, रेस्ट्रेक्स, एंटिमटाट इत्यादि कई मेडिसिन हैं, मगर मेडोरिनम जो है वह साइकोटिक होने के बावजूद भी उस पर वर्षा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उसे इस तरह से खाद्य पदार्थ से भी कोई नुकसान नहीं होता है, बल्कि हाइड्रोजनाइड पेशेंट वर्षा के वक्त उसे आनंद ही महसूस होती है, उसे अच्छा लगता है और आराम भी मिलता है। एक बात है जो सभी साइकोटिक में पाए जाते हैं, वह है एनलार्जमेंट ऑफ द एक्स्ट्रा ग्रोथ ऑफ एनी पार्ट ऑफ द बॉडी लाइक वार्ट्स, मोल, सिस्ट, ट्यूमर, इवन 6 फिंगर ऑफ ए मैन, एनी टाइप ऑफ एक्स्ट्रा ग्रोथ की बात अगर होती है तो सारे साइकोटिक ग्रुप के ही अंदर आती है। नेक्स्ट, जितने भी एसिड ग्रुप के मेडिसिन हैं जैसे एसेटिक एसिड, बेंजोइक एसिड, नाइट्रिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, सभी में वीकनेस ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटी पाया जाता है। जितने भी एसिड ग्रुप के मेडिसिन हैं वह चिली होते हैं। नेक्स्ट, जितने भी ट्यूबरकुलर ग्रुप के मेडिसिन होते हैं उनकी खाने का और रहने का तरीका वही अच्छा लगता है जिससे उसका रोग एवं रोगी का और भी कष्ट बढ़ जाता हो। इस तरह की टेंडेंसी अगर किसी में भी पाया जाए तो वह हम समझेंगे कि वह ट्यूबरकुलर ग्रुप में आता है और इस पेशेंट को इसी ग्रुप का मेडिसिन कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर देना पड़ता है। कुछ ऐसे भी मेडिसिन के पेशेंट होते हैं जो एक्यूट और क्रोनिक स्टेज के अंदर उसके सिम्टम्स के अंदर परिवर्तन हो जाती है। जो आर्सेनिक का पेशेंट एक्यूट स्टेज में रेस्टलेसनेस एंड फ्रीक्वेंट डिजायर ऑफ वाटर देखा जाता है, वही आर्सेनिक अल्ब का पेशेंट क्रोनिक स्टेज में आने पर रेस्टलेसनेस नहीं पाई जाती है और नहीं पानी पीने का डिजायर भी पाया जाता हो। नेक्स्ट, अगर कोई रोगी फीवर और खासकर फीवर के चिल स्टेज में कहता है कि मुझे ठंडा पानी दो, ठंडा पानी पीने के लिए मांग रहा हो, तो उसे आर्सेनिक अल्ब कभी न देना चाहिए, क्योंकि
इस तरह का ज्वर आर्सेनिक अल्ब का नहीं होता है। एस्क्रोफुलस डायथेसिस की चर्चा होती है। एस्क्रोफुलस है क्या? ये एस्क्रोफुलस नाम सबसे पहले एलोपैथिक के द्वारा दिया गया था। एस्क्रोफुलस इज ए कंडीशन जिस कंडीशन के कारण कोई भी बच्चे एवं युवक का शरीर में जो वृद्धि अपनी आनी चाहिए, उसके खान पान के द्वारा जो शरीर में परिवर्तन होना चाहिए, वह बिल्कुल ही अनुभव एवं दिखाई नहीं पड़ती हो, ऐसे ही लोगों को कहा जाता है एस्क्रोफुलस पर्सन। लोग यह समझ बैठते हैं कि एस्क्रोफुलस मीन्स जिसके शरीर में गिल्टी एवं ग्लैंड के सूजन आती रहती हो, परंतु यह धारणा गलत है। जिस तरह लोग सोरा मीन्स स्किन डिजीज समझते हैं, उसी तरह से एस्क्रोफुलस मीन्स ग्लैंड स्वेलिंग समझते हैं। सोरा इज द काउज of the skin disorder. Same Scrophulus is the cause factor of the gland appearing swelling. Scrophulus एक तरह का दुष्धातु दोष की अवस्था है जिसके कारण शरीर एवं मन की वृद्धि नहीं हो पाती है। लास्ट मैं एक और सजेशन दे रहा हूं। अगर किसी पेशेंट को बहुत दिन पूर्व में कोई भी एक्यूट डिजीज हुआ था और वह एक्यूट डिजीज पूर्णतः चली गई है, उसके बाद से ही रोगी के शरीर में किसी भी एक स्थान पर कुछ अनुभूति सेंसेशन रह जाती है या कोई भी लक्षण रह जाती है, वह अभी तक अच्छा नहीं हो पा रहा है। ऐसी स्थिति में पूर्व में दिए गए मेडिसिन कार्बोफेज का भी कोई क्लियर कट इंडिकेशन नहीं मिल पा रहा है एवं साथ ही साथ कोई भी मेडिसिन का इंडिकेशन क्लियर कट नहीं मिल पा रहा हो, तो ऐसी स्थिति में कार्बोफेज ही एक ऐसी मेडिसिन है जो उस पेशेंट को लाभ दिला सकता है। जैसे किसी पेशेंट को निमोनिया हुआ और निमोनिया से पूर्णतः वह ठीक हो चुका है, पर चेस्ट के अंदर अभी भी स्टिचिंग सेंसेशन वर्तमान है, वह नहीं जा पा रहा है। ऐसी स्थिति में कार्बोफेज का व्यवहार करके देखें, आपको लाभ मिलेगा। इस तरह की टिप्स मैं गोल्डन टिप्स में दिया करता हूं। इसे ध्यान से सुनने का कोशिश करेंगे, निश्चय ही आपको कुछ लाभ प्राप्त होगा। आपका डॉक्टर कल्याण स्वरूप, गया बिहार। धन्यवाद।